देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो मार्केट है उसका क्लोजिंग का पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि आज मार्केट गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। मात्र छोटा सा यहाँ पर हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.38% का गिरावट के साथ मार्केट का आज क्लोजिंग हुआ। तो आज के क्लोजिंग के साथ साथ मैं आपके सामने में आज 5 ऐसे केमिकल स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिसमें काफ़ी अच्छा हमें कंसोलिडेशन का मोड देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा उसमें ऐसा लग रहा है कि ये निफ्टी से को कई ज़्यादा आगे बीट करके अच्छे रिटर्न्स हम सभी शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं। तो आज के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिकवरी मोड पर दिख रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट का मज़ा ही यही है कि कोई भी शेयर जब भागने से पहले अगर इन्वेस्टर्स पकड़ लेते हैं तो उसके बाद जो उसमें जो तेज़ी बनती है ना, तो फिर उसका लाभ जो हमें मिलता है, हमें उससे जो प्रॉफिट मिलता है उसको हमें इन्जॉय करने में बहुत मज़ा आता है। तो आज देखेंगे ऐसे ही 5 कंपनीज़ को जो कि बहुत ही हाई ग्रोथ केमिकल कंपनीज़ हैं, जो कि इस वक्त टेक्निकली ये साइन दे रहे हैं कि वो एक नेक्स्ट रैली और भी ज़्यादा बड़े मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के लिए वो काबिल रखते हैं। तो जल्दी आएंगे, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आएंगे पहली कंपनी के ऊपर में। तो देखिए, पहली कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो कंपनी है वो फोकस्ड है प्रोडक्शन और सेल्स का, किसका, एक्रिल एमाइड और पॉली एक्रिल एमाइड लिक्विड का, है ना। उसके साथ साथ आगे देखिए कि ये अपना प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है एन मिथाइल एक्रिल एमाइड। उसके साथ साथ ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ना, वो अपने रिसेंटली ही अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में इन्होंने ये प्रोडक्ट्स को ऐड किया है। इसके साथ साथ इनका केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस है, जो कि स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स मैन्युफैक्चर करके ओवरसीज़ और डोमेस्टिक मार्केट पे सप्लाई करती है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें इसका रेवेन्यू मिक्स देखने को मिल रहा है। 32% मैन्युफैक्चरिंग से है और 68% डिस्ट्रीब्यूशन से है। कंपनी का अच्छा जोग्राफिकल मिक्स भी देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम इंडिया में ही है 63% और साथ ही साथ 37 जो है वो आउटसाइड से है, इंडिया के बाहर से आता है। इसके जो बिजनेस सेगमेंट है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्रिल एमाइड, जो कि 32,000 मैट्रिक टन और 20,000 मैट्रिक टन के अवेलेबल पे सेल्स इनका होता है। और साथ ही साथ पॉलीएक्रिलामाइड का देखेंगे तो 40,000 मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से 2022 में, ईयर 2022 के 4th क्वार्टर पे ये विटनेस किया गया था। इसके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर सुमिटोमो केमिकल्स, फिर मित्सुई केमिकल्स, फिर और भी अन्य सारे लैक्सनेस टेस्टेड लैंड, जो कि फॉरेन के केमिकल कंपनीज़ हैं। और भी इंटरेस्टिंग डेटा हमें और भी देखने को मिलेगा इसका आगे। तो इससे पहले आप ये देख लो कि ये कंपनी का जो नाम है वो है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़। अभी यहाँ पर ये देख लेना है हमें कि इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी भी है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है BR केमिकल्स, जो कि जापान में एंगेज है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ केमिकल्स। तो इस कंपनी का जो हमें ये देखने को मिला है कि ये होली ओन्ड सब्सिडियरी है इस कंपनी की। ये 145 करोड़ का इसका वैल्यूएशन है। अभी आगे और एक चीज़ देखेंगे कि ये कंपनी का जो आगे का स्ट्रैटेजिक फोकस जो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्हें अपने और भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना है और भी डाइवर्सिफाई करना है नए नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को। फिर और भी इन्हें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है जोग्राफिकली। ये और भी ज़्यादा आउटसोर्स यानी कि एक्सपोर्ट करना चाहती है अपने ही केमिकल्स और अपने ही एग्जिस्टिंग मार्केट में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट और R&D में भी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, इस पर भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आएंगे, इसका प्राइस एक्शन पहले देख लेते हैं। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले आप ये देख लो, ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है। इसने लगभग हर तरह की गिरावट को सर्वाइव करते हुए इतना बड़ा रिटर्न्स, मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को कमा कर दिया है। अभी एक रिकवरी का फेस हमें देखने को मिल रहा है। इसका हम टेक्निकल चार्ट डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ओवरव्यू करेंगे इसका P&L स्टेटमेंट को। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का जो P&L स्टेटमेंट है उसमें हमें साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में पिछले लास्ट साल से हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इससे पास्ट का डेटा काफ़ी इंक्रीजिंग मैनर में देखने को मिल रहा है। तो अभी आकर देख लेंगे कि यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, यानी कि 4 गुना कम हो चुका है पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो इसका वजह एक ही है कि इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है काफ़ी समय से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्रिवन डेटा है, एक्सपोर्ट्स का भी जो भी कंपनी रिलेटेड है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है ना। तो अभी आप देख लो कि इस साल इसका जो CAGR है वो माइनस पे चला गया, लेकिन 5 साल का काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखेंगे कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्हीं का मैक्सिमम स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 75 और रेस्ट ऑफ द जो होल्डिंग्स है वो 25 जो कि पब्लिक के पास है। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिजर्व्स जो है वो बोरोइंग से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आता है। कहाँ 122 करोड़ का रिजर्व्स और सिर्फ मात्र केवल 5 करोड़ की बोरोइंग्स। तो आएंगे, इसका चार्ट को डिस्कस करेंगे पहले। तो ये देखिए, ये है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ का
चार्ट पैटर्न यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि 238 का हाई लगाने के बाद काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला हमें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि इसका जो 141 का जो लेवल है वो इसका क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि 120 से नीचे है ना, लगभग 90 रुपीज़ के आसपास अच्छी रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ऑन द पास्ट इसी 120 के लेवल से हमें एक अप मूव देखने को मिला था, और जो 141 का जो करंट लेवल जो है अभी हमें लास्ट क्लोजिंग सेशन में देखने को मिल रहा है, पास्ट में यहीं पे ही एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने के बाद एक बड़ा अप मूव आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ से जो रिकवरी आई है, एक फ्लैग पैटर्न छोटा सा देखने को मिल रहा है, और फिर से 141 के लेवल को ही ये टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ से इस लेवल से ये 161 के लेवल तक जा सकता है। उसके बाद फिर और एक टेक्निकल्स और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, तो और भी फ्रेश तेज़ी बन सकती है। यहाँ पर वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई पड़े हुए हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर, है ना। अब आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में, पर उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ, आप ये फिर से देख लो कि ये ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ ही है, कोई और दूसरी कंपनी नहीं है। आपको स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है। किसकी? केमिकल्स एंड टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्री। तो काफ़ी अच्छे सेगमेंट्स में इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखा है, ये हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर नाम पढ़ के इस कंपनी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सी कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर डाइंग प्रोसेस, पेंट प्रिंटिंग और फिर फिनिश प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि काफ़ी अच्छा ग्लोबल लेवल पर भी इसका बिजनेस हमें देखने को मिलता है। के साथ साथ आप ये देखो कि 470 से भी ज़्यादा इसके प्रोडक्ट के कैटेगरीज है, जो कि स्पेशलिटी टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फिर और साथ ही साथ टेक्सटाइल वैल्यू चेन, प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग, फिर फिनिशिंग प्रोसेस पे हमें देखने को मिलता है। फिर ऑयल बेस्ड ड्रिलिंग फ्लूइड्स केमिकल्स का भी इसके वाइड रेंज ऑफ होम केयर डिसइंफेक्टेंट्स, फिर डिटर्जेंट, सैनिटाइजर्स जैसे अन्य प्रोडक्ट्स के लिए भी ये केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी और एक चीज़ हम देख लेते हैं इसका, कि यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी का जो पहले का जो सेल्स था वो 90 to 10 था, यानी कि टेक्सटाइल वर्सेस नॉन टेक्सटाइल का जो सेगमेंट था, जो कि अभी 60-40। तो काफ़ी रिस्क को, सेल्स का जो रिस्क है उसको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया, ना केवल सिर्फ टेक्सटाइल, अभी दूसरे सेगमेंट में भी देखने को मिलता है। तो जोग्राफिकल स्प्लिट देख लो, 100 से भी ज़्यादा डीलर्स जो हैं वो इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में, 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ जो कि ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, फिर वियतनाम, वेनेजुएला, यूएसए, सभी लगभग बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ इसका जोग्राफिकल स्प्लिट देखने को मिलता है, वहाँ से इसका रेवेन्यू आता है। तो पास्ट पे भी छोटा सा हमें ये देखने को मिला है कि डोमेस्टिक जो था 73% डोमिनेट करता है इनके सेल्स पर, जो कि पहले 75 था, जो कि अभी देखो कि इसका जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि अभी 27 है, जो कि पास्ट में 25% था। तो थोड़ा बहुत कंपनी अलग अलग तरह के डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, जिसकी वजह से उसका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स का भी डेटा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। डोमेस्टिक का थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में बढ़ रहा है। अभी आगे देख लेते हैं कि इनकी जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 36,500 मैट्रिक टन से, जो कि इनका अंबरनाथ में एक यूनिट है, और एक यूनिट है 40,000 मैट्रिक टन का, है ना। इसके साथ साथ मलेशिया में भी इन्होंने एक 6,500 टन का छोटा सा एक प्लांट स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो फिनोटेक्स मलेशिया लिमिटेड जो है, जो कि फॉरेन सब्सिडियरी है इनका, इनके सब्सिडियरी कंपनीज भी हमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप और एक चीज़ देख सकते हो, रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया था मन्या स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडियन सब्सिडियरी है, जो कि डाइवर्सिफाइड है, वेल कॉमर्शियल ऑपरेशंस इन फ्यूचर, ये यानी कि फ्यूचर में इनके प्लांट्स में भी इनका ऑपरेशन शिफ्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अब आप और एक चीज़ देखो इस कंपनी का, ये है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी करते जा रही है कई सारे अलग अलग कंट्रीज से, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि इंडियन मार्केट के लिए, फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबल मार्केटिंग सेल्स चैनल पार्टनर जो कि हेल्थ गार्ड है, उनके साथ भी इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रहा है। अभी और एक चीज़ देखो कि यहाँ पर आपको सबसे खास चीज़ ये देखने को मिलेगी कि इनके क्लाइंट्स कितने बड़े बड़े हैं, जैसे कि वेल्सपन, फिर बंसवारा सिंटेक्स, फिर नाहर, रेमंड, अरविंद, फिर बॉम्बे डाइंग, फिर पीडीलाइट, दीपक फर्टिलाइजर्स, ऐसे कई सारे इसके डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल्स के क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते थे। अब आएंगे जल्दी से इसका P&L स्टेटमेंट देखेंगे, और साथ ही साथ जल्दी से इसका टेक्निकल ओवरव्यू कर लेंगे। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है वो कंपनी फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मात्र केवल 3500 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखेंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे हम इसके P&L स्टेटमेंट्स पे, थोड़ा जल्दी कवर करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख लो कि कंपनी का सेल्स का डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट तरीके से बढ़ते जा रहा है, 196, फिर 219, फिर 368, फिर 517, फिर उसी तरह से इसका प्रॉफिट मार्जिन
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है काफ़ी डिसेंट मैनर में। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 22 के आसपास इसने मेंटेन करके रखा है। अभी ये देख लो आप कि ये कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन है, फिर भी इसने अपना प्रॉफिट को बरकरार रखा है। यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर आपको पूरा इंक्रीजिंग मैनर पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो देखने को मिलेगा। फिर नेट प्रॉफिट का भी कुछ ऐसा ही हालत है। इस साल तो कंपनी ने रिकॉर्ड हाइस पर अपना प्रॉफिट भी दर्ज कर लिया है। अभी और एक चीज़ देखो कि इसका ईपीएस भी 8 रुपीज़ के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि पिछले साल लगभग 4 के अराउंड, मतलब कि 5 के अराउंड था। अभी आगे देखते हैं इसके प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स। यहाँ पर आप देख लो कि प्रोमोटर्स जो हैं वो मैक्सिमम क्वांटिटी अपने पास रखे हैं। पास्ट में धीरे धीरे उन्होंने अपना माइन्यूट सा होल्डिंग बढ़ा लिया है। एफआईआईज भी छोटी सी क्वांटिटी में है, डीआईएस का भी वही हालत है। बाकी का जो होल्डिंग्स है 30% का वो हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। अभी आप एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है। कितने अच्छे तरीके से रिजर्व्स भी ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स भी काफ़ी छोटा सा 7 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है, जो कि 327 के रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा है। माफ़ कीजिएगा, रिजर्व ज़्यादा है और बोरोइंग्स कम है। यहाँ पर आपको सीएजीआर जो प्रॉफिट का है वो भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिलेगा। फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए इसका 60% के अराउंड में मेंटेन है लास्ट 3 सालों में, और इस साल में भी अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है कंपनी का। तो काफ़ी अच्छी ग्रोइंग कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसका टेक्निकल्स प्राइस हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आप देख लो कि इसका जो 52 वीक हाई था वो 409 का लेवल का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि वहीं से इसने एक डाउनफॉल दिखाया। अब आप और एक चीज़ देखो कि यहाँ पर मैं इसका चार्ट थोड़ा सा स्क्रीन पर एडजस्ट करता हूँ ताकि आप बेहतर देख पाओ कि इन पास्ट यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स पैटर्न बना था यहाँ पे, उसके बाद एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था 409 का। फिर वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला, फिर एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और कंपनी इस वक्त 315 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रही है, जो कि इसका जो पहले का जो करेक्शन था, जो इस करेक्शन के मुकाबले में उसका पहला जहाँ से इसने अपमूव देना शुरू किया वहीं पर इसने एक सपोर्ट लिया 205 के लेवल पर। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट जो हमने बढ़ते हुए देखा, तो उस हिसाब से अभी ये देखने को मिल रहा है कि जल्दी अपने 400 के लेवल को क्रॉस करके एक नया फ्रेश हाई भी बना सकता है। काफ़ी शार्प अपमूव आना शुरू हो गया है इस बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद। अभी आप देखो कि यहाँ पर एक वॉल्यूम्स के भी लंबे लंबे टावर्स, एक टावर बनना शुरू हुआ, उसके बाद स्टॉक और भी ज़्यादा तेज़ होना शुरू हुआ। उससे पहले वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई थे। तो अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी देखने को मिल रही है। जल्दी इसमें ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट आकर के एक नए फ्रेश लेवल्स पे हमें ये ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। तो आएंगे अभी तीसरी कंपनी के ऊपर में। तो आ गए हम आज की तीसरी कंपनी के ऊपर में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है इसका केमिकल्स के साथ साथ ब्रॉडली क्लासिफाइड है फूड एंटीऑक्सीडेंट्स में, फिर रबर एक्सीलरेटर्स, फिर लुब्रिकेंट एडिटिव्स, फिर अरोमा केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि 150 से भी ज़्यादा, 150 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो अरोमा केमिकल्स में 14% का रेवेन्यू ब्रेकअप है, जिससे कि क्लोव ऑयल, फिर डेरिवेटिव्स, फिर केमिकल्स लाइक फैटी ईस्टर्स, फिर नेचुरल एसेंशियल अरोमा ऑयल्स जैसे प्रोडक्ट्स हैं। फिर यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि फूड एंटीऑक्सीडेंट से 13% का रेवेन्यू आता है, जो कि YANTQ नाम के कंपनी से इनके सिंथेटिक ऑक्सीडेंट्स वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि फ्रेश फूड एपेटाइजिंग फॉर लॉन्ग टाइम एनहांसिंग इट्स न्यूट्रिएंट, यानी कि फूड की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए जो ऑक्सीडेंट्स जो हैं उनसे इनका 13% का रेवेन्यू है। फिर रबर केमिकल्स में 35% का है, जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, होसेस, सील्स, टायर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रबर है उससे यूज़ होता है इसका। फिर अभी और आगे कंपनी लुब्रिकेंट एडिटिव्स भी बनाती है, 14% का जो रेवेन्यू है उनका इससे आता है। इसके साथ साथ और भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा कि स्पेशलिटी केमिकल्स से 25% का रेवेन्यू आता है, जो कि हाई क्वालिटी स्पेशलिटी केमिकल्स जो हैं, जो कि अपने क्लाइंट्स को मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में ये सर्व करती है। यहाँ पर और एक चीज़ आप देख लो कि इसके जो एंड यूज़र जो हैं वो, जो कि टायर्स, कन्वेयर बेल्ट्स, फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जो कि FMCG, एडिबल ऑयल्स, फ्रेगनेंस, एनिमल फीड्स के एंड यूज़र्स, यानी कि इनके जो रॉ मटेरियल्स है उन्हें ये मैन्युफैक्चर करती है। और एक चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पर, इनका जो जोग्राफिकल प्रेजेंस जो है उस पर 1000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि USA, UK, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, UAE, अदर्स, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 27% US से आता है इसका रेवेन्यू, फिर 22% यूरोप, फिर 15% जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया से इसका 36% का रेवेन्यू है। कंपनी का आप सीधे सीधे क्लाइंट बेस देख सकते हैं, डाबर, कॉन्टिनेंटल, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फिर बाल्मर लॉरी, इंडियन ऑयल, JK टायर, MRF और भी कई सारे कंपनीज़ है। कंपनी ने हाल ही फिलहाल में केपेक्स भी अनाउंस किया है, जिससे कि आपको ये देखने को मिला है कि 42 एकड़ लैंड में ये 15,500 से भी ज़्यादा
मेट्रिक टन पर एनम के फेज़ 1 से ये केमिकल्स, रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट जैसे प्रोडक्ट्स को ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इसके लिए कंपनी ने इस एक्सपेंशन के बाद कंपनी का जो फेज़ 1 जब कंप्लीट होगा तो 26,500 से भी ज़्यादा मेट्रिक टन पर एनम का इनका जो रेवेन्यू का जो वॉल्यूम है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जो कि 350 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी ने इस पर खर्चा किया है। और भी हमें ये देखने को मिलता है कि कंपनी जो R&D कैपेबिलिटी से इस पर भी एक्सपेंशन किया है, इन्होंने 70 लाख का खर्च किया है अपने R&D कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, जिससे इसी कंपनी का ही फ़ायदा होगा और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में। तो ये जो अपने प्रोमोटर के अंदर जो ये कंपनी है ना, वो लीडरशिप एंजॉय कर रही है 2 से भी ज़्यादा डिकेड से, यानी 20 सालों से भी ज़्यादा का, जो कि इसके फूड मतलब कि इनके जो हमने एंटी फूड ऑक्सीडेंट्स, फिर रबर एक्सेलरेटर्स, फिर लुब्रिकेंट, अरोमा स्पेशलिटी केमिकल जैसे डाइवर्सिफाइड जोग्राफिकल प्रेजेंस जो हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कौन सी कंपनी है। इस कंपनी का नाम आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है यसो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आएंगे इसका P&L स्टेटमेंट देखने के बाद हम इसका प्राइस एक्शन को भी देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र केवल 1800 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखेंगे, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि इसका जो सेल्स का डेटा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी बड़ा छलांग लगाता हुआ हमें हर एक साल देखने को मिल रहा है, जो कि एक साल एक डिप आया था, वो कोविड का डिप था। अभी आगे देखते हैं, इनका जो नेट प्रॉफिट है उनमें भी कुछ ऐसा ही हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो 12, फिर 12 से 21, फिर वहाँ से डबल से भी ज़्यादा 53, फिर उसी को मेंटेन कर लिया कंपनी ने, अपना और भी सेल्स बढ़ाया। तो इस साल 64% जो कि रिकॉर्ड हाइस पे। यहाँ पर आप देख सकते हो EPS कहाँ 0.1 से शुरू होते होते तक यहाँ पर 56 का हमें देखने को मिल रहा है इस करेंट ईयर पे। अभी इसी का हमें ये देखने को मिलेगा कि स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो लास्ट 3 सालों में 135 से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लीजिए, लास्ट 3 साल का एवरेज जो है 75 का है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी 35 के अराउंड में मेंटेन करके रखा है। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है। अभी आप और एक चीज़ देखो कि कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो थोड़ा हमें ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन रिजर्व्स के मुकाबले में थोड़ा सा ही ज़्यादा है, जो कि कंपनी अपना लगातार जैसे परफॉर्मेंस से जो प्रॉफिट दर्ज कर रही है उससे ये मेंटेन रख सकती है, कोई ज़्यादा खतरा नहीं है इसमें। अभी आगे और देखेंगे आगे कि इस कंपनी ने अपना स्टेक्स जो है प्रोमोटर्स ने थोड़ा बहुत बढ़ाने के बाद मेंटेन करते हुए देखने को मिला है। FIIs ने थोड़ा सा माल बढ़ाया है इस क्वार्टर में, और पब्लिक के पास रिमेनिंग जितना 28% है वो है। अब आएंगे इसका प्राइस एक्शन पे, देख लेते हैं प्राइस एक्शंस जो हैं चार्ट हमें क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये जो चौथी कंपनी है वो क्रोमियम कंपाउंड्स बनाती है, जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया और साउथ एशिया में क्रोमियम कंपाउंड्स के सेगमेंट पे। तो 60% जो इसका कॉम्बाइंड क्रोम और सोडा एस्पेस का डेरिवेटिव्स जो हैं, जो इसमें से जो मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि सोडियम डाइक्रोमेट, फिर बेसिक क्रोमियम सल्फेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ में आते हैं। इसके बाद लेदर इंडस्ट्रीज़ में इसका बेसिक क्रोमियम सल्फेट का यूज़ है। फिर क्रोमिक एसिड प्लास्टिक्स मेटल्स में के जो कोटिंग्स है उसमें यूज़ होते हुए देखने को मिलता है। फिर क्रोम ऑक्साइड जो है, जो कि ऑर्गेनिक पिगमेंट पेंट्स, आर्किटेक्चरल कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, फिर रूफ टाइल्स, सेरामिक टाइल्स। तो काफ़ी बड़ा रेंज में इस कंपनी का जो है हमें ये देखने को मिल रहा है, जो कि डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है, सोडियम सल्फेट का भी है ना। तो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस, फिर टाइल्स मेकिंग कंपनीज़ के साथ साथ इसका जो प्रोडक्ट्स हैं उसका हमें यूज़ देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती है ऑफ मैचेस, यानी कि मैच बॉक्सेस में जो मैचेस बनते हैं उनके लिए। फिर बेरियम कंपाउंड जो कि 40% से भी ज़्यादा इंडिया में इसका मार्केट शेयर है। फिर बेरियम कार्बोनेट जो कि सेरामिक मटेरियल्स, फिर ग्लेज, ब्रिक्स, फ्रिट्स, फिर इनेमल्स जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 1,30,000 मैट्रिक टन पर एनम का हमें देखने को मिलता है, जो कि क्रोमियम कंपाउंड से 70,000 मैट्रिक टन है, और साथ ही साथ जो इनके जो बेरियम कंपाउंड्स हैं उनसे 60,000 मैट्रिक टन का है पर एनम का। तो आप कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है वो देख सकते हो, क्रोमियम केमिकल से 86% है ना, उसके बाद डोमेस्टिक में 49, फिर एक्सपोर्ट से 51। ऐसे ही इसका स्प्लिट आप थोड़ा सा और डिटेल्स में एशिया में 19%, फिर आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो अगर आपको। तो कंपनी का वाइड रेंज ऑफ यूज़र इंडस्ट्रीज़ में प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। उनके लिए ये जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाकर देती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, फिर ऑटोमोटिव, वुड, लेदर, पेपर, सिरामिक, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, प्लास्टिक, रिफैक्ट्रीज, पिगमेंट, डाइज, ग्लासेस में ये इस इंडस्ट्रीज़ में का जो रॉ मटेरियल्स है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी ने फ़िलहाल और भी 10,000 पर एनम का जो है, जो कि 14% जो एक्सिस्टिंग जो इनकी कैपेसिटी है उस उतने परसेंटेज में उन्होंने कैपेक्स का भी अनाउंस किया है, जो कि
FY24 तक हो जाएगी, जिसके लिए उन्होंने 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो कंपनी का जो प्लेज्ड परसेंटेज है वो 36% में से प्रोमोटर्स ने 41% जो होल्डिंग्स है वो प्लेज करके रखे हैं। तो ये भी एक कंसर्न है, ये देखने को हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कंपनी जो एक्सपेंशन करने वाली है उससे उनका साफ साफ यही फोकस है कि वो अपना मार्केट शेयर जो है वो हाई वॉल्यूम में और भी बढ़ा सके, ताकि इनसे उन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज फिर और भी ज़्यादा बेटर प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी फोकस कर रही है। नए नए प्रोडक्ट्स का और प्रोडक्ट मिक्स का ये पोर्टफोलियो बनाकर चलना चाहती है। तब आगे देखते हैं इस कंपनी का जो P&L स्टेटमेंट क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख लो कि ये कंपनी का नाम है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। अब आगे देख लीजिए, जो इसका मार्केट कैप है वो मात्र केवल 2100 करोड़ 2200 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। यहाँ पर आप देख लो कि ये कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है इसका इससे कितना मस्त फ़ायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। ये देखो 2019 के बाद एक छोटा सा डिप आया सेल्स पे, फिर उसके बाद कंपनी ने रिकवर कर लिया। रिकवर करते करते कंपनी को साल 2022 लग गया, फिर अब फिर से कंपनी ट्रैक पर आ गई है। इस साल 1300 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी का सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि 2019 जहाँ के बाद से डिप आया ना, वहाँ से लगभग ये कंपनी का सेल्स डबल होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप देखो नेट प्रॉफिट भी कुछ ऐसा ही हमें इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देखो एक छोटा सा डिप आया, उसके बाद फिर कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ा। यहाँ पर आप देखो 34 से 81 से सीधा 137। अभी स्टॉक प्राइस का CAGR भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। लगभग 10 ईयर का एवरेज 46% है और 3 सालों का तो 143 का है। यहाँ पर ऐसी कंपाउंडेड प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तभी तो ऐसा कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ऐसा हमें CAGR देखने को मिलता है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखो 30% का है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने मार्केट कैप्चर करके रखा है। और साथ ही साथ ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि प्रोमोटर्स बिल्कुल अनचेंज्ड है 75% में। छोटा सा कंपनी के पास DII के पास होल्डिंग है और बाकी पब्लिक के पास है। तो जल्दी से आएंगे इसका प्राइस एक्शन देख लेंगे कि ये क्या इंडिकेट करता है हमें। तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई जो था वो 429 का लेवल्स का हमें देखने को मिल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे लगभग 260 के आसपास से कंपनी ने दो बार अपमूव दिया है, लेकिन इससे पहले 429 का जो हाई टच किया था उसके बाद कंपनी में गिरावट आना शुरू हुआ इनके शेयर प्राइस पर, जो कि प्रीवियस जो सपोर्ट जो बन रहा था ना इसी के आसपास से इसने ये घूमा। और यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स के बाइंग वॉल्यूम्स के टावर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इतने भी बड़े नहीं हैं। अभी जो करंट प्राइस जो है, जो मैंने ब्लू एरो से इंडिकेट करके रखा है यहाँ पर आप देख लेना, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 367 का जो क्लोजिंग है वीकली बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, जो इसका कैंडल बना है वो 367 का जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है ये है। अब ये कंपनी जो है इतना अच्छा मार्केट कैप्चर करते जा रही है, जिसका रिफ्लेक्शन इसे सीधा प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी फिर से एक नया लेवल अपने प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए एक नया लेवल पर जाने को पूरा तैयार हमें देखने को मिल रही है। तो सेलिंग वॉल्यूम्स जब आ रहे थे तो बहुत हैवी सेलिंग वॉल्यूम्स आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये जो लेवल जो है इसका प्रीवियस जो 270-260 के आसपास का है वो ब्रेक होने वाला था, लेकिन कंपनी पे ब्रेक लगा। कंपनी पे ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स, ग्रोथ प्लान्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जिससे शायद कंपनी के इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो आप इस कंपनी के बारे में सोच लेना कि आपको क्या करना है। अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छे खासे मोड पर, रिकवरी मोड पर देखने को मिल रहा है। जब इस पर ब्रेकआउट ट्रेड आएगा तो ये और भी ज़्यादा बड़े लेवल्स और भी न्यू हाइस को टच करते हुए देखने को मिलेगा। तो आएंगे अब आखिरी कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी जो है, जो आखिरी कंपनी है, जो कि बनाती है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, फिर हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्राइड जैसे, फिर इसके साथ साथ इसका कोल ट्रेडिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस है। यहाँ पर आप इसका रेवेन्यू स्प्लिट देख सकते हो कि 59% जो है वो केमिकल सेगमेंट से आता है, फिर 33% जो है करेंटली वो ट्रेडिंग, जो पावर ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमें देखने को मिल रहा है। माफ़ कीजिएगा, ट्रेडिंग ऑफ केमिकल सही है, पावर जनरेशन में 7% का है और अदर अन्य सेगमेंट में 1% का है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल्स का ही बिजनेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके हमें ये देखने को मिलेगा कि इसका जोग्राफिकल स्प्लिट आप देख सकते हो। यहाँ पर डोमेस्टिक से 74% और एक्सपोर्ट्स जो कंपनी करती है वो 26% का है। कंपनी के पास खुद का केपेक्स का प्लान है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट जो है, जो इनके प्लांट को पावर का सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का करके रखा है ना। कंपनी का और भी कई सारे अन्य सब्सिडीरीज हैं। इनका पावर प्लांट का कैपेसिटी आप देख सकते हो 11.25 मेगावाट का है पावर जनरेशन कैपेसिटी, जो कि तमिलनाडु पर हमें देखने को मिलता है। साथ साथ कंपनी का जो कामकाज है वो बॉटलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस का है, प्लांट का है। उसके साथ साथ सोडियम मेथॉक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड,
जैसे 10 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट 1 मेगावाट कैपेसिटी का है जो कि आंध्रा पे है। फिर 7 विंड एनर्जी जनरेटर्स भी हैं कंपनी के पास। तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके भी रखी है ना। और साथ ही साथ इनका फोकस ये है कि ये जो कंपनी है वो एक्सप्लोर कर रही है अलग अलग फैसिलिटीज़ को, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स का। तो कंपनी काफ़ी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड करके रखी है। तो केमिकल कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो आप देख लो, ये कंपनी का जो नाम है वो श्री रैलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड है। अब आएंगे इसका P&L स्टेटमेंट में और जल्दी से इसका चेकआउट कर लेंगे हम, जो चार्ट पैटर्न में क्या इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए, कंपनी का हम जो शुरुआत हुआ था वो 2005 में हमें देखने को मिल रहा था। ये 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब आगे देखेंगे, ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र केवल 1000 करोड़ का है। जस्ट माइक्रो कैप से ये कंपनी स्मॉल कैप पर कदम रखने ही वाली है। तो अभी ये देख लीजिए, सेल्स का डेटा आप देख लो। इसका सेल्स का डेटा काफ़ी हमें इंक्रीजिंग मैनर पर देखने को मिल रहा है। कहाँ 600-700 करोड़ से 900, फिर 1200, फिर 1650 करोड़ का सेल्स करने लगी कंपनी। अब आगे देखिए, यही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका नेट प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ हुआ, 38, फिर 61, फिर 61 से 103, फिर 154। तो कंपनी हर दूसरे तीसरे साल में ही अपना जो प्रॉफिट है वो डबल करते हुए जा रही है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। अभी और भी ये देखने को इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि 5 रुपये के इसी EPS से ये 90 के आसपास का EPS जनरेट कर ली है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो इन बॉक्सेस में कि प्रॉफिट ग्रोथ कितना बढ़िया देखने को मिल रहा है। 60% का लास्ट 3 साल का एवरेज है। CAGR भी 80% का है, लास्ट 3 साल का एवरेज हमें देखने को मिल रहा है। इसी का हमें रेप्लिका ये देखने को मिलता है कि सेल्स का ग्रोथ जो है वो भी 30% से बढ़ रहा है। ऑन एन एवरेज 3 ईयर का भी यही हालत है। अब आप देख लो कि रिजर्व्स भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 734 का, जो कि बोरोइंग्स काफ़ी कम है, ना के बराबर है 16 करोड़ का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज है ये छोटी छोटी केमिकल कंपनीज। देखिए दोस्तों, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, फिर वो भले ही माइक्रो कैप स्मॉल कैप ही क्यों ना हो। इसीलिए ये कंपनीज मैं आपके सामने में डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। यहाँ पर आप देख लो, प्रोमोटर्स बहुत समय से अनचेंज दिखाई दे रहे हैं। FIIs DIIs के पास भी छोटा सा माल है और पब्लिक के पास 37% है। देखिए दोस्तों, FIIs DIIs भी जो हैं वो भी छोटी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा ही एक्यूमुलेशन करती है, छोटा छोटा ही क्वांटिटी उठाती है। तो यही इससे हमें पता चलता है कि FIIs भी धीरे धीरे अपना स्टेप बाइज इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है। यहाँ पर आप देखो 14.14, फिर 0.71, फिर 0.59, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेती है। तो ऐसे ही अगर हम भी कि कोई कैपिटल लगाते हैं ना, तो हम भी स्टेप बाय स्टेप छोटी कंपनीज में हमें लगाना चाहिए। तो अब आते हैं, देखते हैं प्राइस एक्शन क्या चल रहा है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो 400 के लेवल से जो करेक्शन दिखा रही थी, प्रीवियस एक बॉक्स बना, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट के बाद ये कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो आप देख सकते हो 951 का है। तो 951 से ये कंपनी कहाँ तक गिर कर आई आप बताओ। यहाँ पर आप देख सकते हो 400 के लेवल तक आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ से इसने अभी सपोर्ट लेना शुरू किया है। ये इस सपोर्ट के बाद एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रीवियस डे का क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है पॉजिटिव था, जो कि 622 पर देखने को मिला। तो देखिए कितना अच्छा एक्यूमुलेशन का हमें फेज देखने को मिल रहा है कि कंपनी जब गिर रही थी तो यहाँ पर वॉल्यूम्स ड्राई थे। इसके बाद कंपनी में वॉल्यूम्स के टावर आते हैं, जो कि मैंने ग्रीन एरो से इंडिकेट करके रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके बाद एक अपमूव आना शुरू होता है, यहाँ पर आप देख लो, है ना। यहाँ पर एक अपमूव आया, उसके बाद छोटा सा करेक्शन आया, यानी कि छोटा सा सेल ऑफ आया, जो कि वॉल्यूम्स भी छोटे छोटे टावर्स में हमें देखने को मिला है। फिर कुछ दिन के बाद हमें फिर ऑन वीकली बेसिस का जो ये कैंडल्स बन रहे हैं उसमें फिर छोटे छोटे वॉल्यूम्स बाइंग के टावर्स हमें देखने को मिले। तो फिर एक कंपनी ने अपमूव दिया, यानी कि जो प्रीवियस जो करेक्शन है ना, उसका जो सपोर्ट है उससे ऊपर बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस करेक्शन से जो ये सपोर्ट है वो ऊपर बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही जल्दी ये कंपनी जो है ना वो फिर से अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने को जा रही है। तो अच्छा खासा यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कंपनी तो सीधा सीधा 50% हो गई थी, यानी कि अभी भी 35% तक का इसमें हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ऐसी कंपनीज में आपको छोटा छोटा ही इन्वेस्टमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको कंपनी का रिजल्ट्स ट्रैक करना है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ट्रैक करनी है। तो जब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा आप फिर छोटा सा इंस्टॉलमेंट लगा देना, ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज करके भी चलो और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज का जो अपमूव है उसका भी फ़ायदा ले सको। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनीज़ जो मैंने डिस्कस किया है, ये सभी के सभी जो कंपनीज़ हैं ना, वो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जाने से पहले कि ये सभी कंपनीज़ जो हैं वो मेरे पास भी हैं। इसीलिए अगर ऐसा लगता है कि मैं खुद बाई करके रखा हूँ इन कंपनीज़ को, इसीलिए मैं आपके सामने में लाया हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो। ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट मैंने बनाया था जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज़ एसी का द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।